एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हैं, क्या चीज ये करने की कोशिश कर रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें तो ये बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, इनका पहले आप इंपॉर्टेंट समझो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और मिथ क्या होते हैं। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। एनसीईआरटी को लेकर आज एकदम नई नई बातें पता चलेंगी और आपको पता चलेगा कि कोर कहां से निकालना है। जिसको आप छोड़ देते हैं पढ़ते समय, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसको आप फैक्ट मान के इंपॉर्टेंट मान के रटते हैं, वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो ये चीज आप जानना चाहते होंगे कि ये किताबें आप अपना इसको अपनी सक्सेस का कम से कम प्री क्रैक करने में आप इसकी भूमिका को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो एनसीईआरटी होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंडेशन के हिसाब से बनी होती है, यानी हमारी राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग बनी होती है। जब यूपीएससी, आप जानते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी जो हमारी ये संस्था है एग्जाम लेने के लिए, जो हमें आईएएस आईपीएस बनाती है, वो जब टेस्ट लेने जाएगी, एक एग्जाम है, तो टेस्ट लेने के लिए वो किस फ्रेमवर्क की तरफ देखेगी, पहली बात ध्यान समझिएगा। वो एनसीईआरटी जो कि नेशनल करिकुलम के हिसाब से, एजुकेशन करिकुलम के हिसाब से, उसकी तरफ वो देखेगी कि भाई इसी को पढ़कर बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि एनसीईआरटी के लिए सबसे ऑथेंटिक जो आपके यूपीएससी एग्जाम ले रहा है, उसके लिए जो बेसिक, अगर प्री में क्या चेक किया जाता है, प्री में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, आपका बेसिक कितना क्लियर है, आप सब्जेक्ट की अवधारणाओं को कितना समझ पा रहे हैं, आप गलत को कितना हटा पा रहे हैं। प्री यही होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो वो ये देखता है कि पढ़ते समय आपने कितना जो है वो डेवलपमेंट किया अपने कॉन्सेप्ट को, और कितना आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए प्री में वो बेसिकली क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हम यहां वर्ड यूज करते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। वो कहता है पढ़े हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पढ़ के तुम समझ कितना पाए हो। मैंने बात को ध्यान समझना, तुमने पढ़ लिया भाई, तुमने कहा कि सर हमने पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, वो कह रहा है कि पढ़कर तुम्हारे पास समझ कितनी क्रिएट हुई है। अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन ट्विस्ट कर दूं, कुछ नई इंफॉर्मेशन रख दूं, तो आप इसको कितना जो है वो पकड़ पाते हैं। तो यहां पर जो है वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मैं सभी धुंध में, अगर डाटा इधर से उधर कर दिया जाए तो भी मुझे समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं या मेरा जो है अवधारणा क्या है। तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्री का जो है वो ओरिएंटेशन होता है। अगर हम बात करें, और यूपीएससी 2 चीज चाह रहा है, ये 2 रिक्वायरमेंट याद रखिएगा। एक, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चाहता है कि जो आपने पढ़ा है उस पर आपकी अवधारणाएं स्पष्ट है कि नहीं है। अवधारणाएं स्पष्ट, डाटा स्पष्ट करने की बात नहीं कर रहा है, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपकी है या नहीं है। दूसरा, कि जब वो एग्जाम लेगा तो वो किसी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की तरफ देखेगा, और राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो अभी तक हमारे यहां शिक्षा में चल रहा है। तो यानी एनसीईआरटीज जो हमारी हैं वो इसी बेस पे काम करती हैं। यानी अगर उसको स्टूडेंट की क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चेक करना है तो एनसीईआरटी उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हमें यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, कई बार इसको स्किप किया जाता है। अब मैंने जो वर्ड यूज किया है इस पर थोड़ा सा इंफेसिस करो, एक एक शब्द को पकड़ो मेरे, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा। यूपीएससी ने इस बार 40% का दायरा बढ़ाकर प्री में इतना ज्यादा क्वेश्चन कैसे उन्होंने प्रिवेल कर दिया, इतना ज्यादा जो है अपना जो है वो इनपुट कैसे दे दिया है। राइट, तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यानी कि अवधारणाओं की स्पष्टता किसे कहते हैं, और क्यों एनसीईआरटी मेरी मदद करने जा रहा है, और क्यों जो बिगिनर हैं या जिन्होंने इस बार प्री दिया और उनसे गलती हुई या वो नहीं क्रैक कर पाए, वो किस तरह से एनसीईआरटी का प्रयोग करके अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, और क्यों एनसीईआरटी और नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क 2005 है, राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम हमारा फ्रेमवर्क है, वो कैसे आपको मदद करेगा, इसकी स्पष्टता आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो इसमें हमें 2 स्पष्ट विभाजन देखने को मिलते हैं। यहां पर हमें 2 पहले से मिलते हैं कि नई वाली एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी वाली पढ़ें। तो इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हम नई की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपका जो यूपीएससी एग्जाम लेगा वो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के हिसाब से लेगा, और जो नई एनसीईआरटीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, एग्जाम है, ये क्या है, एग्जाम टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट नॉलेज का किया जाता है ना, अंडरस्टैंडिंग का किया जाता है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास एक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, मेरे पास एक पढ़ने की किताब होनी चाहिए। तो अगर पुरानी आपको फोटो कॉपी दुकानों में मिलेगी, वो आपको स्कूलों में तो नहीं दी जा रही है ना,
तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि इसका मतलब है कि वो किस पे इंफेसिस करेंगे, वो न्यू एनसीईआरटी पर इंफेसिस करेंगे कि जो नई अंडरस्टैंडिंग है। अब पहले यह समझिए कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में क्या फर्क आता है। जब आप न्यू एनसीईआरटी जाते तो वो बेसिकली संस्थाओं, इतिहास, भूगोल में होने वाले विकास के क्रम तथा उन पर होने वाले प्रभाव, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक तो विकास का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके होने वाले प्रभावों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहा है। समाज पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, हमारे ऐतिहासिक लेखन पर प्रभाव, समाज संस्कृतियों पर प्रभाव, इनका एक बहुत बड़ा व्यापकता होती है। विकास का क्रम, क्योंकि हम एक लोकतंत्र के रूप में, हम एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार डेवलप हो रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आज की क्लास आपको मेरी समझ में आ गई तो आपको यूपीएससी का ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा, आपको आसान हो जाएगा चीजों को करना। अब यहां मैं जो आज बात करने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत कोर इशू तैयार हो सकता है। यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है एंड द इफेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सेगमेंट में। अगर तुम नई एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो इसमें एनसीईआरटी में पुरानी एनसीईआरटी के कंपैरिजन में कुछ बहुत अलग अलग टॉपिक्स दिए गए। जहां पर पुरानी एनसीईआरटीज में डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, यानी विकास के क्रम पे ज्यादा फोकस किया गया। कोई लड़ाई हो रही है, उसमें फैक्ट्स ढेर सारे दिए गए हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखे, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जो इफेक्ट्स है, मतलब गांव पे क्या प्रभाव हुआ, राजा अगर कुछ कर रहा है तो इफेक्ट्स विलेजेस पे क्या हुआ, उस समय टाउन कैसे प्रॉस्परस हो रहे थे, उस समय जो मंदिर आर्किटेक्चर है वो किस तरह से बन रहा था, किस तरह से कला संस्कृति में बदलाव हो रहा था, उद्योगों में क्या बदलाव हो रहा था, यानी इफेक्ट्स क्या हो रहे थे। यानी अगर एक राजसत्ता, इतिहास में कोई एक डायनेस्टी आती है, कोई वंश आता है, कोई भी चीज बदल रही है, तो उसके इफेक्ट्स क्या जनरेट हो रहे हैं। तो यहां पर जो है ये पुरानी एनसीईआरटी में मिसिंग है। यहां इफेक्ट्स जो होते हैं मतलब बिल्कुल नए नए टॉपिक, आपने देखा आर्ट एंड कल्चर आ जा रहा है, किस तरह से नई नई खुदाई हो रही है, किस तरह से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, इतिहास का कालक्रम कैसे बदल रहा है। तो इन सबके साथ जो इफेक्ट बेसिस है यानी प्रभाव, उसको नई एनसीईआरटी में फोकस किया गया। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो जब आप पुरानी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्टिनेंटल बेस्ड ज्योग्राफी बताई जाती थी, फैक्ट्स होते थे, पहाड़ पर्वत, और अभी आप मार्केट में देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें लिखी गई उनको उसी बेसिस पे रखा गया है, काफी हद तक वही फैक्ट जो रखे गए। लेकिन अभी आज के समय में आपको यह पता होगा, ज्योग्राफी पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि आज क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा माने जा रहे हैं। आज शायद ही इस प्रकृति में कोई हिस्सा बचा हो जिसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ना पड़े हो, चाहे वो राजनीति हो, अभी हमने देखा COP26 में, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जीव जंतु हो, फ्लोरा फौना, किसी भी चीज पे, हमारे ग्लेशियर से लेकर हमारे समुद्रों तक। तो इसका मतलब है इफेक्ट्स को समझना। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और आत्मसात करिएगा। अगर आज को मेरी बात आप तक पहुंच जाती है, आपके लिए प्री क्रैक करना बहुत आसान होगा। पुरानी एनसीईआरटी डेवलपमेंट के सीक्वेंस पे फोकस करती है, विकास के क्रम के बारे में बताती है, लेकिन इफेक्ट्स मिसिंग है। जिस तरह के कंटेम्पोररी इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन और जिस तरह से प्रदूषण और हमारे समाज में होने वाले प्रभाव हैं वो एक अलग ही स्तर पर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जो है इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, तमाम जीव जंतु विलुप्त होते चले जा रहे हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरीज रेड लिस्ट में बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है हमें डेवलपमेंट के सीक्वेंस के साथ साथ इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इस बात को आप समझिएगा। नई एनसीईआरटी काफी हद तक इसको जस्टिफाई करती है, और जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। पुरानी एनसीईआरटी में जहां स्ट्रक्चर देखते हैं आप कि बीच में एक लाइन ड्रॉ करके फैक्ट्स के बेस पे दिया गया, नई एनसीईआरटी में जब आप जाते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पे देखें, तो ढेर सारे नए नए फिगर्स, नए नए जो है वो डायग्राम्स, नए नए तरीके, पेंटिंग्स, इन सबको इन्वॉल्व किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फिगर्स के माध्यम से इसमें नई नई चीजों को ऐड ऑन करके बताया गया है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो इसके माध्यम से आप देखिए नए नए कंटेम्प्रोरी फिगर्स दिए गए हैं, ताकि अब ये क्यों बताए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि उस समय की जो नीतियां थी वर्तमान समय में आदिवासी समुदाय के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग जो है सम्मान दिवस से लेकर उनके उत्थान के लिए तमाम तरह की बातें की, कानून में बदलाव किए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो नई एनसीईआरटी सिर्फ हमें यह नहीं बताती कि राज सत्ताएं कैसे काम कर रही थी, युद्ध कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, साथ ही यह भी बता रही थी कि समाज के अन्य हिस्सों में क्या क्या प्रभाव उसके उत्पन्न हो रहे थे। जिस स्टूडेंट को यह समझ में आ जाएगा उसके लिए प्री क्रैक
क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा और यूपीएससी में उसकी जो जर्नी होगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। एनसीईआरटी उसको बहुत मदद करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हुआ कि हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी और हमें दो चीजों का ध्यान रखना, एक डेवलपमेंट सीक्वेंस पे हमें जाना, क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरा हमें इफेक्ट्स को ध्यान रखना है, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट के साथ कॉज भी ये काफी हद तक जो है यानी प्रभाव, कारण और प्रभाव, ये लगातार इस पर अपना जो है इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये धारणा तो तय हो गई कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इन तीन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए यूपीएससी बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शनल पॉइंट को उठा ले, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट वन। अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो जब यहां जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा कि एनसीईआरटी की इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक लें, यानी इसके दिमाग में है कि एनसीईआरटी को एक पार्ट पढ़ना है। मैंने कई लोगों से बात की, आप ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि सर 11वीं 12वीं की पढ़ लो। आपसे भी मुझे बताना कि अगर मेरी बात सही है तो मुझे हां या ना में जवाब देना। सर 11वीं 12वीं की पढ़ लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, 11वीं 12वीं की पढ़ लो, मोर देन इनफ है। इसी में तो सब दिया हुआ है। क्लियर है? आपने भी ये पढ़ा होगा, सुना होगा, मुझे बताएं, क्या आपने भी ये पढ़ा सुना है कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11वीं 12वीं की पढ़ लो, मोर देन इनफ है, हो जाता है काम। ये मुझे उस बंदे ने कहा जो प्री एक बार क्वालिफाई कर चुका था, इंटरव्यू तक पहुंचा और इस बार उसका प्री नहीं निकला। ये उस बंदे ने मुझसे कहा था, अरे सर 11 12 की बहुत है, आप कहां ये छोटे छोटे बेसिक पढ़ाते हैं, टाइम का वेस्टेज होता है। ये उसने मुझसे कहा था जब उसका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं हुआ इंटरव्यू का, अगली बार प्री दिया और उसका प्री नहीं निकला इस बार। ठीक है, तो मैंने अब उससे पूछा कि अब बताओ मेरी बात सही थी या नहीं सही थी। चलिए अब जरा देख लीजिए, इसमें मिथ को तोड़िए। कम से कम हिस्ट्री, अगर मैं यहां बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन किताबें ऐसी हैं जहां पर दो कैटेगरी है, एक 6 to 10, या इसमें भी मैं 6 to 8 की कैटेगरी बना दूं और 8 to 10 की कैटेगरी बना देता हूं। ठीक है, ये मैं बना देता हूं इसमें 6 to 8 की कैटेगरी और 8 to 10 की कैटेगरी, फिर 11 12 की कैटेगरी। अब आप समझना, आप चूंकि क्या होता है, आपको बताने वाले और आप पढ़ने वाले, आपको यह लगता है कि हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं यूपीएससी में और इन फैक्ट्स को कलेक्ट करके हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट, हम इस फैक्ट्स को कलेक्ट करके काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान समझना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप यूपीएससी में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। जो प्री होता है वो कहता है कि जो आपने पढ़ा है उसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्लियर हैं, क्या अगर मैं आपको 4 जो है वो फैक्ट दूं, उसमें से 4 कॉन्सेप्ट दूं, उसमें से एप्रोप्रिएट यानी मोस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट को आप हमारे लिए जस्टिफाई कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में मैंने उसकी अवधारणा को, उसके अंडरस्टैंडिंग को जो है वो डेवलप कर लिया है। अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा, जब आप इसको इस नजरिए से पढ़ते हैं 11वीं 12वीं, आप अंदाजा लगाइए अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। जरा ध्यान समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग में किसी 6ठी क्लास के बच्चे को अचानक से 11वीं क्लास में एडमिशन दे दिया जाए, बोला नहीं अब आपको कैलकुलस पढ़नी है जनाब, अब आपको जो है वो पृथ्वी के वायु क्षेत्र पढ़ने हैं, दाब क्षेत्र पढ़ने हैं, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, तो उस 6th क्लास के बच्चे का क्या होगा। हो सकता है माता पिता के मार खाने की डर से, अब जरा मेरी साइकोलॉजी को समझिएगा, जो पॉइंट है, हो सकता है उसको रट भी डाले, उसको याद भी हो जाए किसी तरह, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। याद हो जाए तो अगर वही क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया तो हो सकता है डर के मारे वो रिप्लाई कर भी दे, लेकिन यह तय है कि अगर उससे तथ्यों को जो है वो तोड़ा मरोड़ा जाए, आप जो है वो इधर उधर किया जाए, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आपको समझना ही पड़ेगा। यानी अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट को मगअप कर लेना यानी रट लेना दो अलग अलग चीजें होती हैं। और अंडरस्टैंडिंग एक क्रम, एक सीक्वेंस में डेवलप होता है। आपके साथ अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए आप में से कई बच्चे इसमें मुझे सुन रहे होंगे जो भी अंडर ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, या अभी 11 12 में होंगे, अगर अचानक से मैं उन्हें ऑप्शनल की बहुत भारी भारी किताबों के नाम बता दूं, दे दूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, घबरा जाएंगे, क्योंकि अभी उनका उससे कोई भी परिचय नहीं हुआ है। लेकिन अभी किसी सीनियर बच्चे को तो उसके लिए वो आसान होगा। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें एक सेगमेंट, एक जो है वो चीजें डेवलप करने में टाइम लगता है। जब आप इन बेसिक किताबों के साथ जाते हैं, राइट, जब 6 to 8 या 10 तक जाते हैं, तो बेसिकली स्पेशली ये जो कैटेगरी ग्रुप है, आपको लगता है कि यार ये बेकार है, ये सारी चीजें यहां तो मिल जाती हैं, मिल तो जाती हैं, लेकिन डेवलपमेंट होने के क्रम में नहीं आती हैं। इन जो 6 7 8 की किताबें हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई जो आपसे बातचीत करते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। यह तय करना पड़ेगा
कि फैक्ट या ढेर सारे इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये दो कैटेगरी स्थापित की गई है। बहुत से चैप्टर यहां से यहां जाते हैं। वही पृथ्वी की अंतरतम की संरचना 11th क्लास में भी हमें मिलती है, वही हिस्ट्री हमें 11th और 12th क्लास में भी हमें मिलती है, वही कर्नाटक की लड़ाई, मैसूर की लड़ाई, वही जो है वो चार्टर क्या होता है। लेकिन जो 6th 7th 8th क्लास की है एनसीईआरटी, वो अंडरस्टैंडिंग की, और एनसीईआरटी खुद ये कहता है, एनसीईआरटी खुद ये जो है वो अपनी पहली लाइन में बता देता है कि इन किताबों का बेसिकली हमारा पर्पस क्या है। द सक्सेस ऑफ दिस एफर्ट डिपेंड्स ऑन द स्टेप दैट स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर्स विल टेक टू इनकरेज चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड टू परस्यू इमेजिनेटिव एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन। एनसीईआरटी कहता है, राइट, और ये कहता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए रादर देन कि फैक्ट्स को रटने के। तो यहां पर क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपको थिंकिंग प्रोसेस में लेकर जाते हैं। लर्निंग स्टेज मानी जाती है एनएलपी के हिसाब से भी, ये एज लर्निंग स्टेज मानी जाती है। तो यूपीएससी क्या करता है, कई बार वो समझता है कि भाई ये स्टूडेंट आपकी टेंडेंसी को बहुत अच्छी तरह जानता है, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसकी पूरी नजर है आपके ऊपर, ठीक है, कौन सी फोटोकॉपी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, वो सब कुछ सारी चीजों के बारे में वो जानता है। तो वो क्या करता है, वो जानता है कि भाई ये पार्ट टाइम जो है बचाना चाहता है, ये पैराशूट स्टूडेंट है, अभी आया है सटासट 2 महीने में एनसीईआरटी खत्म करके जो मास्टर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक क्वेश्चन लेने हैं। आपका फोकस था यार 11वीं, बड़े भैया ने बताया, वो 4 साल तैयारी कर चुके हैं कि यार क्विक कर लो। अच्छा, हमें क्विक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पर बड़ा दबाव आता है, वो जंग सर क्विक क्विक खत्म कर दिया करिए ना, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैगी ज्यादा दिन खाओगे तो तुम्हारा पेट भी उसी हिसाब से खराब होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यूपीएससी मैगी नहीं है, और यूपीएससी मैगी स्टूडेंट को, यानी पैराशूट स्टूडेंट को जो भी अचानक से जम कर गया, उनको हटाना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसे लोग इसके साथ जुड़े जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके अंदर परसिस्टेंस है, लगातार काम करने की क्षमता है, धैर्य है, वही लोग इसमें जुटें। तो वो कहता है कि डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बुक जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए होती है, और इनको हॉलिस्टिक वे में पढ़ना चाहिए। हॉलिस्टिक वे का मतलब होता है कि इनकी समझ के साथ आगे चलकर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 11th क्लास 12th क्लास में जो 80% चीजें हैं वो रिप्लिकेट होती हैं। लेकिन चूंकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर चुके हैं, आप वहां तक पहुंच चुके हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रेडी, यहां पर आप समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी? नई क्यों? क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जानना है। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो कभी अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर भी डेवलपमेंट, क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही अंडरस्टैंडिंग का बेस होता है। और दूसरा, ये जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग में लेकर जाती हैं कि मुझे अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। अगर आप इसको जो है छोड़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगला हम स्टेप लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप, जब आप इसको पढ़ें तो इसको हॉलिस्टिक वे में पढ़ें, और हॉलिस्टिक के साथ बीटीएल, बिटवीन द लाइन। बीटीएल का मतलब होता है कि इसमें आशय को समझना। आशय मैंने पहले बताया था, जैसे पीके ने कहा था कि आई लव फिश, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिश को बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब आज लंच या डिनर में मछली खाई जाएगी। आशय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो आशय का मतलब होता है कि रेफरेंस क्या है इसका, ये यूपीएससी रेफरेंस के लिए जाना जाता है। जनरली क्या होता है कि जब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने शुरू कर देते हैं तो हम इसको सोचते हैं कि फैक्ट्स का हम नोट्स बना लेंगे और हम याद कर लेंगे। हिमालय की चोटियां कौन सी ज्यादा ऊंची हैं और कौन सी नहीं है, श्रेणियां कहां कहां पाई जा रही, नदियां कौन सी दाएं से आ रही बाएं से आ रही है, ये हम सोच रहे हैं कि, और बच्चे करते हैं इस तरह। हम अगर कर लेंगे तो हमारा जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन निकल जाएगा। वॉर कौन कौन सी हुई मेडाइवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में, हमने याद कर लिया, हो जाएगा। कौन कौन सी डायनेस्टी थी, कौन कौन से उसके राजा थे, संस्थापक थे, हमारा हो जाएगा। लेकिन जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो अप्लाइड पार्ट पे जा रहा है, वो आशय पूछ रहा है, ठीक है, वो बातें इसके बारे में कर रहा है कि मान लीजिए मंदिर वास्तु के डेवलप होने के पीछे क्या क्या कारण थे, राजनीतिक जो है, आर्थिक, कौन कौन से कारण उपलब्ध थे हमारे पास, या अगर हम डेमोक्रेसी को डेवलपमेंट होने के पीछे हमारी राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी भावनाएं जो है वो संलग्न थी, ठीक है। कल्याणकारी राज्य में कल्याण शब्द से क्या तात्पर्य है आपका, तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी वो आशय, जब हम तात्पर्य, मीनिंग,
वर्ड यूज करने लगते हैं तो वो क्या करता है, वो किसी एक चीज के साथ उसका डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पूछना शुरू कर देता है। तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव जैसे ही वो पूछना शुरू कर देता है, बीटीएल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिटवीन द लाइन। यानी टीचर की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ी गई बात का आशय निकाल सके। तो जो स्टूडेंट बीटीएल बेस पे काम करेंगे, यानी बिटवीन द लाइन, उसका तात्पर्य समझते हो, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, किस तरह से जा रहा है। मान लीजिए आज हम जलवायु परिवर्तन को लेकर इतना कंसर्न है, क्या भारतीय परंपराओं में यानी इंडियन कल्चर में कुछ ऐसा रहा है जहां पर हम वसुधैव कुटुंबकम हमने जो कहा था उसके पीछे हमारे पास एक हमारी लाइफ स्टाइल थी? क्या हमारा खान पान, पहनावा, हमारे कपड़े कुछ इस तरह से थे जो प्रकृति के अनुरूप थे, जो इन्वायरमेंट पे कोई भी निगेटिव फुटप्रिंट नहीं जो है वो डालते थे? हम मिनिमलिस्टिक थे, यानी मिनिमलिस्टिक का मतलब हम मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट पे काम किया करते थे। आगे चलकर गांधी भी यही कहते हैं कि न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति का ही उद्देश्य हमें से लेना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है, क्या हम भारतीय आज समस्याओं, हम आपने देखा कि ग्रेटा ने भी कहा कि भाई ब्ला 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 हुआ, कुछ हुआ नहीं, और कॉप 26 में ढेर सारे लोग जुड़े, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, फिर चले गए। 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, हर साल यही करते हैं वो। तो इसका सीधा सा मतलब है, क्या भारतीयों के पास इसका सॉल्यूशन है? तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। आशय का मतलब होता है उसके तात्पर्यों को समझना, और जिम्मेदारी होती है टीचर की वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़े। बीटीएल के बाद आता है इंटरलिंक करना। पहली बात, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप उसके आशय के साथ पढ़े, और दूसरा अन्य सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ें। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़े, लिंक करने की क्षमता। और वहीं के वहीं पढ़ा जा रहा है भूगोल, लेकिन क्या मैं इसको इतिहास या अर्थव्यवस्था से जोड़ सकता हूं? अर्थव्यवस्था को क्या मैं समाज के साथ, इकोनॉमी को, सोसाइटी के साथ जोड़ सकता हूं? कहां कहां जोड़ सकता हूं? कनेक्टिविटी क्या है, संघर्ष क्या है, वो हमें दिखाई पड़ता है। तो दूसरा होता है इंटरलिंक, और तीसरा होता है एनसीईआरटी खुद अपने आप में 2000 से ज्यादा पेजेस। जब ये सारी किताबें इकट्ठा करोगे तो तुम्हें इतना भारी बंडल दिखाई पड़ेगा। अब प्रश्न है कि इतना भारी बंडल, इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन, इसमें भी ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग, उसको लेकर कहां है? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए सिंपल, आपके पास एक स्मार्ट नोट मेथड होना चाहिए। स्मार्ट नोट्स मेथड होना चाहिए। क्यों? ये 2000 से ज्यादा पेजेस, जब तुम 56 से ज्यादा किताबें इकट्ठा करते हो और जब इनका गट्ठर लगाते हो, किसी दिन एनसीईआरटी का गट्ठर लगाना उठती नहीं है आसानी से, तो इतना इंफॉर्मेशन दिमाग में आएगा कहां से? कैसे हम भरेंगे? ठीक है, किस तरह से करेंगे कि हमें इसको बार बार रिवाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए जो रिवीजन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। अगर जो रिवीजन नहीं कर सकता वो जोड़ ही नहीं पाएगा, वो क्लिक ही नहीं करेगा। जो बीटीएल नहीं जानता वो कभी भी इंटरलिंक नहीं कर सकता, और जो इंटरलिंक नहीं कर पाएगा वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़कर उसका जो है वो तात्पर्य नहीं निकाल पाएगा। तो अगला होता है स्मार्ट नोट मेथड। इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। ये होता है एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल सही मेथड, यानी बिटवीन द लाइन, यानी कि जो आशय समझते हो, इसकी मीनिंग को समझते हो, कहना क्या चाह रहा है। अब एक पेज लिखा हुआ है लेकिन मेरे लिए 2 वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया मेरा काम। दूसरा इंटरलिंक करना, मेरा एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का लिंक कैसे कर सकते। इस बार इकोनॉमी का क्वेश्चन देखिए आप, इकोनॉमी का, कोर इकोनॉमी का क्वेश्चन लेकर उन्होंने कीन्स इकोनॉमी के साथ जोड़ा, उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा, उन्होंने सोशल इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा। कितना उन्होंने जो है इंटरलिंक किया इधर से उधर, राइट। और स्मार्ट नोट मेथड, जैसे हम लोग पढ़ाते समय LWMI मेथड का यूज करते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड। एक ऐसा मेथड जिसके बाद शुरुआत में जब बच्चे आए तो उनको थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब सीख गए वो, तो अब वो इसी के ही पारंगत हो गए। उनको यही मेथड मैं पूरा पढ़ाता ही हूं। आज भी एक ऐसा टीचर जो खुद अपने हाथ से नोट्स बनाता है और पढ़ाता है, वो LWMI मेथड हमने यहां डेवलप किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें याद रखिएगा अगर आप एनसीईआरटी के मास्टर बनना चाहते हैं। अगर आप जो है वो प्री में 50% क्वेश्चन को हिट करना चाहते हैं, यानी कि आप लगभग प्री निकालने की स्थिति में होना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ना, आपका पूरा विमर्श रहता है एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, बीटीएल मेथड, ठीक है, राइट, बीटीएल मेथड, इसके बाद इंटरलिंक करना, इसके बाद स्मार्ट नोट मेथड, यानी कि LWMI, TM जो हम लोग थॉट मैपिंग सिखाते हैं, नोट आर्ट सिखाते हैं, वो चीजें आपके साथ होनी। जब ये तीनों चीजें मर्ज करोगे, एनसीईआरटी तुम्हारे प्री को क्रैक करने में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला लेगा। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा बंडल है जिससे आप कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इन किताबों में एक खास बात लिखी गई है, ध्यान से पढ़ना, और ये जरूरी भी है। एनसीईआरटी उठाने वाले हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व इसको पढ़े। These aim imply considerable change in the school routines and mode of functioning. एनसीईआरटी कहता है flexibility in the daily timetable is as necessary as rigorous in implementing the annual calendar, so that a required number of teaching days actually devoted to the teaching. और ये कहता है
कि इसके बाद ये कहता है कि हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी सोचने की क्षमता में जा सकें। कहता है कि हम केवल रॉट लर्निंग नहीं कराना चाहते कि आप केवल एकेडमिक बुक पढ़ो, आप अंडरस्टैंडिंग करो। और एनसीईआरटी की किताबें एक्चुअली में आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाती हैं। इस एग्जाम का एक पर्पस है, ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। और जब आप सोचोगे ही नहीं, आप केवल एग्जाम के भय से नहीं निकल पाओगे, तो कभी भी आप राष्ट्र की ना तो चुनौतियां समझ पाओगे और ना ही उसके समाधान के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाओगे। एलियन नहीं आएगा इस राष्ट्र का समाधान करने, ये हमें और आपको मिलकर करना है। लेकिन हम तब कर पाएंगे जब अपने राष्ट्र की समस्याओं को लेकर हमारे अंदर चेतना होगी, अवेयरनेस होगी। तो ये बड़ा एक डेप्थ की बात होती है कि हमें हमारी शिक्षा को एक मकसद देना है। और कम से कम जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीएससी की तैयारी का सपना देखना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंदर राष्ट्रीय चेतना को जरूर लेकर आए। क्योंकि ये सर्विस तुम्हें संविधान के अंतर्गत इतनी शक्तियां देती हैं कि तुम हजारों लाखों की जिंदगियों में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हो। लेकिन वो चेंज की शुरुआत तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए, तुम्हारे अपने विचारों में, तुम्हारे नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस होना चाहिए। एक जो राष्ट्र निर्माण, तुम्हारा योगदान क्या होगा ऑफिसर बनके, इस शक्ति का प्रयोग कैसे करोगे लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव करने में, हमेशा इसका ध्यान रखना। और एनसीईआरटी को इसी रूप में पढ़ना, बीटीएल, इंटरलिंक एंड स्मार्ट नोट मेथड। एनसीईआरटी आपका हो जाएगा और एनसीईआरटी प्री को निकालने में आपको कोई भी हिचक नहीं होगी।